सुप्रभात विद्यार्थियों। आज 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इसी अवसर पर हम जर्मनी के एकीकरण पर चर्चा करेंगे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जिसने लौह एवं आयरन ब्लड एंड आयरन की नीति अपना करके विभिन्न 39 छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए जर्मनी का एकीकरण करके उसे एक सुदृढ़ राज्य के रूप में उसने संगठित किया बिस्मार्क। इसी प्रकार भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ द इंडिया, भारत के लौह पुरुष की उपाधि, तो भारत के बिस्मार्क की उपाधि प्राप्त है। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में पिरोया, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत की 550 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों को, 562 छोटी बड़ी रियासतों को एक सूत्र में पिरो करके आज हमारे सामने जो संगठित भारत है वो बनाया। तो हम सरदार पटेल को उनकी जयंती पर नमन करते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है वो जर्मनी के एकीकरण के संबंध में है। जर्मनी को नेपोलियन ने जीत करके 1806 ईस्वी में एक राइन राज्य परिसंघ का निर्माण किया था और वहाँ 300 से भी अधिक छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के 39 राज्य बना दिए और उनको भी एक राइन राज्य परिसंघ बना दिया। मगर नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में जो वियना कांग्रेस हुई उसमें राइन परिसंघ को समाप्त करके जर्मन परिसंघ का निर्माण किया। इस संघ में भी 39 राज्य थे। ऑस्ट्रिया इस संघ का अध्यक्ष बना और प्रसा को इस संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस परिसंघ के एक संसद डाइट कहा गया जिसे, वो भी बनाई गई। डाइट के सदस्य जर्मन राजाओं के द्वारा मनोनीत होते थे। संसद में वो विभिन्न सामूहिक विषयों पर वाद विवाद करते थे, मगर डाइट के अधिकार जो है वो नाम मात्र के ही थे। सभी राज्य स्वतंत्र थे, मगर उन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ऑस्ट्रिया ये चाहता था कि जर्मन परिसंघ के राजा परस्पर लड़ते रहे, जर्मनी में राष्ट्रीय भावना का कभी उदय नहीं हो, ऑस्ट्रिया की स्वार्थ सिद्धि होती रहे और उसकी सीमा पर एक ताकतवर राज्य का विकास नहीं हो। इस समय भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी के राज्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी राज्य। उत्तरी भाग में प्रसा, सैक्सनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट आदि राज्य थे, जबकि मध्य भाग में राइनलैंड और दक्षिण में वुटेमबर्ग, बवेरिया, बादेन, पैलेटिनेट, हेस, डर्मेस्टाट आदि राज्य थे। जर्मनी का जो एकीकरण है वो प्रसा के नेतृत्व में हुआ। प्रसा सैनिक दृष्टि से जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था और सभी राज्यों से बड़ा उसका क्षेत्रफल था। तो इस प्रकार प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, उससे पहले एकीकरण में कई प्रकार की बाधाएं जर्मनी के एकीकरण में थी। सबसे पहली बाधा तो वो थी कि जर्मनी के राज्यों में अनेक प्रकार की विषमताएं विद्यमान थी। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से जर्मन राज्य अलग अलग थे। उनकी शासन व्यवस्थाएं अलग थी, उनके धर्म अलग थे। कोई राज्य काफ़ी औद्योगिक रूप से विकसित था, कोई बहुत पिछड़ा हुआ था। तो ये उनमें एक प्रकार से एकता की भावना उत्पन्न करने में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न कर रही थी ये विषमताएं। दूसरा, जर्मनी के राज्यों में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि जर्मन राज्य जो है परस्पर एक साथ आए, इसीलिए वो संघीय डाइट में या परिसंघ की डाइट में उन्हें परस्पर लड़ाने के बिंदु खोजा करता था।
जर्मनी के राज्यों में राष्ट्रीय भावना और जागृति का अभाव था। वह अपनी स्थिति को अपनी नियति मानकर अपना जीवन जी रही थी। विदेशी शक्तियाँ जर्मनी में विशेष रुचि रखती थी। फ्रांस दक्षिणी जर्मनी के रोमन कैथोलिकों में रुचि रखता था। इंग्लैंड की रुचि हनोवर में थी, क्योंकि 1714 ईस्वी में हनोवर का जो इलेक्टर था वो इंग्लैंड का शासक बना था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया भी ये चाहता था कि जर्मनी में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो और ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजवंश की प्रधानता वहाँ बनी रहे। जर्मनी के जो राज्य थे, प्रसा को छोड़कर बाकी के शेष राज्य भी हम ये कहें सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। तो इस प्रकार ये सारी बाधाएं जर्मनी के एकीकरण में थी। इन सब के बावजूद समय के साथ साथ ऐसे कुछ सहायक तत्व उभरे, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बनी कि जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। तो हम देखते हैं जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्वों में बौद्धिक एवं वैचारिक आंदोलन। 18वीं शताब्दी में जर्मनी के दार्शनिकों, विद्वानों और विचारकों ने जर्मनी के लोगों को एक जीने का नया मंत्र दिया। जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने 1815 में बर्सेनसेफ्ट नामक एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य था कि वो मेटरनिख की जो अनुदारवादी और प्रतिक्रियावादी नीतियां हैं उसका विरोध करे। इस बर्सेनसेफ्ट की शाखाएं जर्मनी के कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी फैल गई। इन सब का उद्देश्य था कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए और जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करके उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में परिवर्तित किया जाए। हर्डर जो था वो मानव स्वतंत्रता का समर्थक था, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का वह विरोध करता था। फिक्टे ने जर्मनी के फ्रांस विरोधी राष्ट्रवाद को तर्क के आधार पर स्थापित किया। हिगल का मानना था कि सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र के ऊपर राष्ट्र प्रधान है, व्यक्ति गौण है। हार्डेनबर्ग और नोवालिस एक लेखक और श्रेष्ठ कवि था। उसकी कविताएं और उसका लेखन जो है वो जर्मनी के अतीत को उभारता था, जिससे जर्मनी के जनमानस में अपने अतीत के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न होती थी। इससे जर्मनी के निवासियों को एक सूत्र में बांधने वाला धर्म, भाषा और प्राचीन इतिहास भी था, जिसे डालमेन, राके, बोमर, हासर आदि इतिहासकारों ने नए रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार जर्मनी के इतिहासकारों, कवियों, दार्शनिकों, लेखकों, विद्यार्थियों इत्यादि ने जर्मनी में एक प्रकार से वैचारिक आंदोलन, राष्ट्रीयता की भावना और जागृति उत्पन्न की कि उन्हें भी विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र चाहिए, न कि छोटे छोटे राज्यों में टूटा फूटा विखंडित जर्मनी। जोल्वरिन एक चुंगी संघ था, जिसकी स्थापना 1819 में प्रसा ने स्वार्जनबर्ग सोंदर शोषण नामक एक छोटे राज्य के साथ एक चुंगी के संबंध में संधि करके की। इसे जोल्वरिन या सीमा शुल्क संघ कहा जाता है। यानी आपस में दोनों राज्य जब व्यापार करेंगे तो दोनों ही एक दूसरे की वस्तुओं पर चुंगी नहीं लेंगे या समान मात्रा में लेंगे, ऐसा समझौता था। 1834 तक जर्मनी के 18 राज्य इस जोल्वरिन के सदस्य बन गए और 1850 तक जर्मनी के लगभग सभी राज्य इस जोल्वरिन के सदस्य हो चुके थे। इस जोल्वरिन के बनने से जर्मनी का आर्थिक विकास तीव्र हुआ और आर्थिक रूप से वो एकता के मार्ग पर आगे बढ़े और इस संघ का नेतृत्व प्रसा ने करके इसका महत्व काफ़ी बढ़ा दिया। केटलबी ने कहा था कि जोल्वरिन के निर्माण ने भविष्य में प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी इस सीमा शुल्क जो संघ था, इसके माध्यम से जर्मनी के छोटे छोटे राज्य एक दूसरे के नज़दीक आए, अपने आर्थिक हितों के लिए वो वार्ता की टेबल पर आए, हम ये कह सकें बातचीत की टेबल पर आए और भविष्य में उन्हें लगा कि उनकी संस्कृति एक ही है और वो एक ही इतिहास से संबंधित है, तो उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई।
यूरोप की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव प्रसा में भी हुआ और रेल मार्गों का जाल बिछ जाने से और जोल्वरिन की स्थापना से आर्थिक विकास को गति मिली। औद्योगिक विकास ने जर्मनी के राज्यों में एक नए पूंजीपति वर्ग को जन्म दिया जो ये चाहता था कि जर्मनी की राजनीतिक एकता और दृढ़ केंद्रीय सरकार स्थापित हो, एक सुदृढ़ राज्य के अंतर्गत वो रहे, उनका भी विश्व के अन्य देशों में किसी एक राष्ट्रीयता से जाना जाए, नहीं कि किसी छोटे और कमज़ोर राष्ट्र के वो नागरिक हो। तो एकीकरण को इससे भी बड़ा बल मिला। 1848 ईस्वी में यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतियाँ हुई। मेटरनिख का पतन हो गया, मेटरनिख ऑस्ट्रिया छोड़कर भाग गया और इस समय फ्रैंकफर्ट में जर्मन राज्यों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई गई, लेकिन फ्रैंकफर्ट की संसद से का कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसके अलावा ऑस्ट्रिया इस फ्रैंकफर्ट संसद का विरोध कर रहा था। इन सब ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक प्रकार से बल प्रदान किया। 1861 में फ्रेडरिक विलियम के स्थान पर विलियम प्रथम प्रसा का राजा बना। वह महान सैनिकवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसका दृढ़ विश्वास था कि प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो सकता है और इसके लिए उसने प्रसा की सैनिक शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया। इस प्रकार विलियम प्रथम भी एक महत्वपूर्ण हम कहें फैक्टर रहा जर्मनी के एकीकरण में। जर्मन नेशनल एसोसिएशन 1859 में ऑस्ट्रिया के सार्डिनिया के हाथों परास्त होने के बाद प्रसा में ये जर्मन नेशनल एसोसिएशन संगठन की स्थापना हुई, जिसने जर्मनी में राष्ट्रवाद और एकीकरण की भावना पर बल दिया। तो इस प्रकार बौद्धिक विचारकों ने सीमा शुल्क या जोल्वरिन ने, जर्मनी के आर्थिक विकास ने, यूरोप के अन्य देशों में हुई 1848 की क्रांतियों और मेटरनिख के पतन ने, विलियम प्रथम की सैनिकवादी और एकीकरण की इच्छा ने और जर्मन नेशनल एसोसिएशन के प्रयासों ने एक प्रकार से हम कहें जर्मनी के एकीकरण को गति दी, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जर्मनी के एकीकरण में। अब हम देखते हैं जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार महानायक बिस्मार्क के बारे में कि बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान रहा। बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में ब्रेंडनबर्ग के कुलीन जागीरदार परिवार में हुआ था। बर्लिन विश्वविद्यालय से उसने शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद वो राजकीय सेवा में नियुक्त हुआ, मगर जल्दी ही वह कलम की नौकरी को छोड़ करके अपनी जागीर की देखभाल करने के लिए चला गया। 1847 ईस्वी में वह प्रसा की संसद के उच्च सदन का सदस्य चुना गया। इस समय वो कहा करता था कि जर्मनी की समस्याओं का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं वरन ब्लड एंड आयरन की नीति से होगा। जागीरदार वंश में जन्म लेने के कारण वह अनुदारवादी था और संवैधानिक सुधारों का विरोधी था। वह उदारवादी विचारों का कट्टर विरोधी था। संविधान को तो वो रद्दी के कागज़ के समान समझता था। वह कहा करता था कि मैं इस युग की उस भावुकता से डरता हूँ जिसमें प्रत्येक दीवाने विद्रोही को सच्चा देशभक्त समझा जाता था, यानी वो एक व्यवहारिक व्यक्ति था। वह प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली का विरोधी था और संविधान को रद्दी के कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं समझता था। 1851 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की नई संघीय सभा में प्रसा का प्रतिनिधि चुना गया और अगले 8 वर्ष तक वह इसका सदस्य रहा। इस दौरान उसने ऑस्ट्रिया की जर्मनी के राज्यों को कमज़ोर बनाए रखने की नीति और यूरोप की राजनीति के मर्म को अच्छी तरह समझ लिया था। 1859 ईस्वी में उसे रूस में प्रसा का राजदूत बनाकर भेजा गया। वह जार की निरंकुशता का बड़ा प्रशंसक था, इसलिए जार अलेक्जेंडर से उसकी मित्रता थी। 1862 में वह फ्रांस में प्रसा का राजदूत बनाया गया। यहाँ उसने फ्रांस की निर्बलताओं और फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के अस्थिर स्वभाव से वो भलीभांति परिचित हो गया और 1862 ईस्वी में उसे प्रसा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और जिस समय उसे प्रसा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया उस समय उसने विलियम प्रथम से कहा था
मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, मगर संसद के साथ संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस समय विलियम प्रथम का अपनी संसद से टकराव चल रहा था सैनिक बजट के मामले में। यहाँ मैंने बिस्मार्क का एक उसके दफ्तर में कार्य करता हुआ फ़ोटो इंसर्ट किया है, किस प्रकार बिस्मार्क का व्यक्तित्व था। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने सबसे पहले प्रसा को सैनिक व आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने का एक प्रकार से हम कहें प्रयास किया। उसने कहा कि उदारवादियों से निपटना और प्रसा की सेना के पुनर्गठन के लिए धन उपलब्ध कराने में संसद को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, और यदि संसद टांग अड़ाती है तो वो उच्च सदन से बजट पास करवा करके वो सैनिक व्यय की पूर्ति करता रहा। उसने जर्मनी में औद्योगिक विकास को गति दी, रेल मार्ग, यातायात, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में उसने जर्मनी को नए आयाम प्रदान किए, जिससे जर्मनी की आय में वृद्धि हुई। आय से उसने सेना को मजबूत बना करके उसे एक यूरोप के राज्यों के समकक्ष ला खड़ा किया। बिस्मार्क ने उच्च सदन से बजट पास करवा कर भले ही असंवैधानिक कार्य किया हो, मगर उसने प्रसा के हित को यानी अपने राज्य के हित को सर्वोपरि मानकर ही उसने ऐसा किया था। 1863 ईस्वी में जब पोलैंड में रूस के विरुद्ध विद्रोह हुआ, तब बिस्मार्क ने पोलिश क्रांतिकारियों की मदद नहीं करके रूस की मदद की। इस प्रकार रूस के साथ उसके मैत्री संबंध स्थापित हो गए, और भविष्य में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्धों में रूस तटस्थ रहा, जो प्रसा के लिए काफ़ी लाभप्रद रहा। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ उसने 1865 ईस्वी में एक समझौता किया, जिसे बियारिट्ज समझौता कहा जाता है। इस समझौते में उसने नेपोलियन तृतीय को भविष्य में होने वाले ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध में तटस्थ रहने के लिए राजी कर लिया। 1867 ईस्वी में उसने सार्डिनिया के साथ समझौता किया कि सार्डिनिया यदि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में उसका साथ देगा तो वह उसे वेनेशिया दिलवाने में सहायता करेगा। इस प्रकार बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया को यूरोप में अकेला कर दिया। डेनमार्क पहले ही उससे ऑस्ट्रिया से नाराज़ था, क्योंकि उसने सार्डिनिया के साथ मिलकर के उसे पराजित किया था। फ्रांस ने तटस्थ रहने का वचन दिया। रूस का शासक उसका मित्र था ही। सार्डिनिया को वेनेशिया देने का आश्वासन देकर उसने अपनी ओर मिला लिया, और इंग्लैंड अपने औपनिवेशिक और व्यापारिक नीतियों में एक प्रकार से कहें अकेलेपन की नीति की ओर अग्रसर था। इस प्रकार अब ऑस्ट्रिया की सहायता करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बिस्मार्क इस बात को भलीभांति समझता था कि यदि उसे जर्मनी का एकीकरण करना है तो उसे ऑस्ट्रिया की शक्ति को ख़त्म करना होगा, ऑस्ट्रिया के प्रभाव को जर्मनी से नष्ट करना होगा, तभी यह पॉसिबल होगा। इसके लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, यानी युद्ध का सहारा लिया। वो क्या करता था, बड़ी बड़ी समस्याएं भाषणों तथा बहुमत से पारित प्रस्तावों से नहीं सुलझती है, बल्कि रक्तपात व शस्त्रों के प्रयोग से सुलझती है। तो उसके द्वारा शक्ति के प्रयोग करने की नीति को ही ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी कहा जाता है। तो आज सरदार वल्लभ भाई भारत के लौह पुरुष की जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी भारत के बिस्मार्क को भी हम सभी की ओर से नमन।